नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आप ही का है मैराथन कंपटीशन क्लासेस। उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। और आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा इस समय जो प्रज्वलित हो उठा है, जो हमारी संसद को हिलाए हुए है, हमारी पार्लियामेंट जो है में बहुत तेजी से इसको जो है प्रज्वलित किया गया हमारी सरकार के द्वारा। कौन सा मुद्दा है आप देख पा रहे होंगे, इधर लिखा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन। तो आज हम उसी पे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें वीडियो में आपको सारी चीजें जो हैं इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं वो हम देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इसके एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं और क्या जो जो अपोजिशन पार्टी है उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, और इसमें क्या प्रॉफिट होना है, जो भी इसमें एजेंसी शामिल होती हैं उनको इससे क्या बेनिफिट मिलना है। वो सारी चीजें आज हम इस पीपीटी के माध्यम से देखने जा रहे हैं। तो इसके पीछे की कुछ स्टोरी भी है, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कैसे उभर के आया और इसका मेन मोटिव क्या है, वो बताने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो बात है, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये क्यों जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि कारण ये है जो हमारी एजेंसीज हैं उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, बहुत सारे संसाधन लगते हैं और बहुत सारे लोगों को जुटाना पड़ता है। तो उसकी वजह से ये जरूरी भी हो जाता है। और अगर अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपोजिशन जो है वो इसको इसलिए नकारता है कि भाई अब पता लगा जो भी पार्टी इस समय लीडिंग में है, तो अगर जैसे एक बार चुनाव कराने की उसकी होगी तो वो चीजों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगी, क्योंकि वो लीडिंग पार्टी है, लीड कर रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत से छोटे से मुद्दे जो है वो खत्म हो जाएंगे, बहुत क्षेत्रीय दल जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, तो उनको मौका नहीं लग पाएगा। इसलिए जो अपोजिशन पार्टी है उसका ये अपोज कर रही है। तो कुछ बहरहाल कुछ ये चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए, और इस पे आपका क्या राय है ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ भाई सर हम ऐसा ऐसा सोचते हैं इसके बारे में, ये ऐसा होना चाहिए या ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी को क्या क्या हम सुझाव दे सकते हैं, जो लीडिंग पार्टीज हैं उनको क्या सुझाव दे सकते हैं, अपोजिशन पार्टी है उसको हम क्या बता सकते हैं। ये सारी चीजें हम जो है इनको इस माध्यम से समझा भी सकते हैं और आप अपने कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो हमने जो भी चीजें ओवरऑल हैं वो सब इसमें समाहित करी हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाया जाए थोड़ा सा, और अच्छे से इस चीज को आप समझ पाए। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में मेन पर्सन जो होगा वो आप ही हैं। कहते नहीं कि इलेक्शन जो है बिना जो पर्सन के नहीं हो सकता ना, हर एक पर्सन का एक वोट कीमती होता है। मतलब आप वोटिंग करते हैं, फिर एक पार्टी को चुनते हैं, और फिर वो पार्टी क्या करती है, लीड करती है और आपकी पार्लियामेंट में वो जाकर के गवर्नमेंट बनाती है। तो उसी का मेन लीडर जो होता है वो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनता है या चीफ मिनिस्टर बनता है, या अदर जो भी आप इलेक्शन ले लें उनके उस हिसाब से वो बनते हैं। तो कुल मिला के पार्लियामेंट का फॉर्म आपके ही वोट से हो रहा है, और जो भी निचले सदन है उनका भी फॉर्म आपके ही वोट से हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं इलेक्शन के माध्यम से ही हो रही है, और इलेक्शन हमारे संविधान का बहुत ही जरूरी अंग भी है। संविधान में इसका क्या प्रोविजन है वो भी देखेंगे, संविधान में कैसे इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया है, और अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो संविधान में हमको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। और संविधान को अगर चेंज करना है, संविधान को अमेंड करना है, चेंज करने का मतलब ये है, चेंज करना मतलब चेंज नहीं करना है, उसके जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनको चेंज करना, आर्टिकल्स जिनको बोलते हैं। सेक्शन और आर्टिकल में अंतर होता है, कभी क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा, सेक्शंस अलग होते हैं, आर्टिकल्स अलग होते हैं। तो जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में कैसे हमको चेंज करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको अमेंड करना है, ठीक, वो जो है किस तरीके से होता है वो भी इसमें हम चर्चा करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी, क्योंकि भाई इलेक्शन में हर एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है इसमें भागीदारी लेता है।
भागीदार होता है इसका, तब जाके एक गवर्नमेंट बनती है। एक एक वोट की कीमत होती है, इसीलिए तो लीडर आपके घर पे आता है, कहता है कि साहब हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, हाथ जोड़ेगा, आपके बड़े बुजुर्गों के पैर छुएगा कि साहब हमारा हमको वोट दीजिएगा और हमें विजयी करिएगा, है ना। तो कुछ ऐसे ही हम ये करवा देंगे, नाली बनवा देंगे, घर में फ्लाईओवर निकलवा देंगे, है ना, ये सब चीजें करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। और आई होप आपको ये प्रारूप थोड़ा सा समझ में आया होगा। और इसको आगे हम बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। चलिए देखिए, पहली चीज तो ये है, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेने जा रहे हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको आपको समझाएंगे, ताकि मान लीजिए आपको अगर कोई आंसर भी फ्रेम करना है तो आप बखूबी कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि मतलब चौतरफा ज्ञान आपको मिल जाए। मान लीजिए फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है इंपॉर्टेंट, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपको आंसर फ्रेम करना है, ड्राफ्ट करना है पूरा, वो भी आप इसमें से देख लो। तो उस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को हमने कुछ लिया है, एक देश एक चुनाव, ठीक, वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहला जो पहलू है हमारा, उस पहलू में देखते हैं एक देश एक चुनाव का इतिहास हम देखेंगे और उसकी उत्पत्ति देख लेंगे। उसके बाद संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल रहा है, इसमें इसमें क्या क्या होना चाहिए एक्चुअल, वो देख लेते हैं, देखेंगे। फिर एक देश एक चुनाव के लाभ, अगर मान लीजिए ये इम्प्लीमेंट होता है, एक देश एक चुनाव इम्प्लीमेंट होता है, तो उसमें क्या प्रॉफिट हमको मिलेगी, क्या चीजों को हम कम कर पाएंगे और उससे हम चीजों को निकाल पाएंगे, वो देख लेंगे। और उसके बाद एक देश एक चुनाव के विरोध और चुनौतियां, मैंने आपको बताया कोई भी चीज है तो भाई लीडिंग पार्टी अगर करेगी तो अपोजिशन इसीलिए है कि वो उसका अपोज करे, तो अपोजिशन क्या उसकी विरोध कर रहा है और क्या उसकी चुनौतियां हैं, ये भी देख लेंगे। फिर देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय उदाहरण और अनुभव, या ये जो एक देश एक चुनाव है, क्या हमारे देश में तो अभी इंप्लीमेंट होने की बात हो रही, लेकिन क्या अन्य कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, अन्य देशों में ऐसा हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे राज्य और सरकारों के अधिकार और स्वायत्तता, इसमें ये देख लेंगे कि मान लीजिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी सरकारें हैं, जैसे केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, तो जब इनमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं पैदा हो जाएगा, इनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपस में क्रिएट हो जाएगी, तो ये भी चीज जो है देखेंगे। क्योंकि हमारा जो लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक सेंट्रल लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट, यानी राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची, तो ये संघ सूची भी बोलते हैं। तो तीनों में से सबके अपने अपने अलग अलग जो एरियाज निर्धारित हैं। समवर्ती सूची में कुछ एरिया ऐसे हैं जो दोनों में होते हैं और दोनों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो उसमें कहीं कोई ना कोई ऐसी डिस्प्यूट तो नहीं आ रहा है, ऐसा कोई विरोधाभास तो नहीं पैदा हो रहा, उसको भी देख लेंगे। तो कुछ ये पहलू हैं हमारे, जो हम एक देश एक चुनाव में देखने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, पहले हम इसकी प्रारूप देख लेते हैं, प्रस्तावना में क्या बोल रहा है। एक देश एक चुनाव का विचार यह है कि भारत में लोकसभा, केंद्रीय संसद का निचला सदन और राज्यसभा चुनाव एक ही समय पर आयोजित किए जाएं। केंद्रीय संसद का निचला सदन कौन सा, लोकसभा, और ऊपर वाला कौन सा है, राज्यसभा है, ठीक। तो निचले से आपको लोकसभा समझना है और राज्य विधानसभा है, जहां पे हमारा जो राज्यपाल होता है मेन, और उसका जो लीडर होता है वो सीएम होता है ना, चीफ मिनिस्टर। तो वो विधानसभा हो गई, पर आयोजित किए जाएं, बजाय इसके कि वे अलग अलग समय पर होते हों। यह प्रस्तावना देश के चुनावी ढांचे में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है, और इससे कई बार विभिन्न आयोगों जैसे कि कानूनी आयोग और नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस विचार का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक उपव्यवस्थित और सस्ता बनाना है। इस लेख में हम एक देश एक चुनाव के लाभ, चुनौतियां और संविधान के इसके संबंधों को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो मतलब हम ये कुल मिला के ये देखना चाह रहे हैं, एक देश एक चुनाव का मतलब एक्चुअल क्या है, कि हमारे जो लोकसभा है और हमारी हमारा जो निचला सदन विधानसभा है, उसमें जो चुनाव कंडक्ट कराए जाए, यानी हमारा जो चुनाव आयोग है उसमें चुनाव जब कंडक्ट हो तो एक साथ हो, सीधा सीधा मतलब यह है सांसद और विधायक का चुनाव एक साथ करा दिया जाए, समझ रहे हो आप। तो कुल मिला के इतनी सी बात है, और बाकी जो निचली चीजें हैं उनका भी जो है, जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं, अन्य चुनाव होते हैं, उन सबको एक साथ ही करा दिया जाए, ताकि पछड़े से दूर हो
पता लगा आज जनवरी में चुनाव हो रहा है, ठीक है, किसका चुनाव हो रहा है, सांसदी का हो रहा है, फिर पता लगा मार्च में हो गया विधायकी का, उसके बाद ग्राम पंचायत का चुनाव फिर जुलाई जून में शुरू हो गया, उसके बाद पता चल रहा है कि कोई और चुनाव आ गए, है ना, मेयर का चुनाव चालू हो गया, चेयरमैन का चुनाव चालू हो गया, तो ये सब चीजें, पार्षदी का चुनाव चालू हो गया, तो ये सब साल भर यही कराते रहो। तो ये चीज जो है इसको कम करने के लिए ये आयोग जो है, नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दी है और कानूनी आयोग भी काफी बनाए गए, उनकी रिपोर्ट भी आई, 170वीं रिपोर्ट आई, नीति आयोग ने रिपोर्ट दी, फिर रामनाथ कोविंद जी लीडिंग में बनाए गए थे 2023 में, उनकी कमेटी बनाई गई, उसमें उन्होंने रिपोर्ट दी। तो कुछ ऐसी रिपोर्टें अभी आगे आएंगी, हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो कुछ ये प्रस्तावना है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं एक देश चुनाव का इतिहास और उत्पत्ति देख लेते हैं, इतिहास क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, एक देश एक चुनाव यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब एक साथ का विचार भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया में एक लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। इसके लिए ऐतिहासिक संदर्भ को समझने के लिए हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संविधान निर्माण और विभिन्न आयोगों की सिफारिशों का अवलोकन करना होगा। इस विचार का उद्भव और विकास भारतीय राजनीति में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से हुआ है। देखिए, एक चीज हम और बता दें आपको, हमारा जब स्वतंत्रता हमने पाई थी, उसके बाद जो इलेक्शन, पहले इलेक्शन हुए थे और उसके बाद लगातार 3 इलेक्शन एक साथ हुए थे, मतलब 3 बार इलेक्शन एक साथ हुए, लेकिन फिर विधानसभा एक भंग हुई थी, उसकी वजह से फिर इलेक्शन जो है उसमें चेंजेस आ गए, तो ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और प्रारंभिक दिनों में चुनाव। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश शासन में चुनावों की प्रक्रिया और उसके प्रभाव की बात की गई थी, लेकिन भारतीय संविधान की रूपरेखा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चुनावों के आयोजन के बारे में बहस शुरू हुई। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता महसूस की, जिसमें चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होते हैं। ठीक, ये पॉइंट जो है प्रारंभिक दिनों में ऐसी कुछ बात हुई थी। फिर भारतीय संविधान की रूपरेखा 1947 से 1950 तक जानते हैं यहाँ ये रूपरेखा चल रही थी। उस दौरान भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था को लेकर के बहस की थी, बहस हुई थी सदन में। ठीक, प्रारंभ में यह तय हुआ था कि प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाएंगे, प्रारंभ में यह हुआ था। फिर पहले आम चुनाव 1951-52 में, भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। यह एक बड़ा कदम था जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर हुए थे। उस समय चुनावों में के खर्च और प्रक्रिया पर चर्चा की गई, लेकिन समवर्ती चुनावों का विचार ज्यादा नहीं आया। ठीक, तो ये पॉइंट कुछ है, इसके बारे में आप समझते रहिए। ये उत्पत्ति के दौरान की बात है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक प्रयास और कानूनी आयोग की सिफारिशें। अब हम ये देख लेंगे कि जो कानूनी आयोग की सिफारिशें की गई थी वो कैसे की गई थी। देखिए, कानूनी आयोग 1957 में भारतीय चुनावी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1957 में कानूनी आयोग लॉ कमीशन का गठन किया गया। आयोग ने भारतीय चुनावों के संबंध में कुछ सुधारों की सिफारिश की, लेकिन उस समय समवर्ती चुनावों का विचार मुख्य रूप से लागू नहीं किया गया। ठीक, हालांकि आयोग के समय चुनावों के खर्च को नियंत्रित करने और चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए सुझाव दिए गए, लेकिन यह तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के अनुरूप नहीं था। ठीक, उस टाइम के दौरान के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं पाया, लेकिन 1967 से 70 में चुनाव सुधार। 1967 के बाद जब भारतीय राजनीति में राज्यों के चुनावी परिदृश्य में बदलाव आया और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा, तो एक साथ चुनावों के बारे में चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी। 1970 के दशक में इस विचार को लेकर के कुछ राजनीतिक दलों और व्यक्तियों ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन इसे केंद्रीय और राज्य चुनावों के बीच संवैधानिक बाधाओं के कारण मुश्किल पाया गया। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा देख लेते हैं, कानूनी आयोग 170 की रिपोर्ट 1999 में फिर ये उठा। इसमें क्या दिखाया, 1999 में भारतीय कानूनी आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट यानी 170वीं रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन में एक देश एक चुनाव के विचार का समर्थन किया। आयोग ने यह माना कि यह प्रक्रिया चुनावी खर्च में कमी और सरकारी कार्यों में निरंतरता प्रदान कर सकती है। आयोग ने यह भी कहा कि इससे चुनावों की आवृत्ति कम होगी और चुनावी प्रशासन को अधिक सुगमता से चलाया जा सकेगा। तो ये बात इसमें आई थी। फिर रिपोर्टों की सिफारिशों में देखें, कानूनी आयोग ने सुझाव दिया
कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में बदलाव करने होंगे। इसके अलावा राज्यों के चुनावों की समय सीमा को सामंजस्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ इसमें रिपोर्ट में आया और उसके बाद सिफारिशें जो हुई वो सब चीजें निकल के आई। और अब देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें देख लेते हैं नीति आयोग ने क्या दिया। 2018 में नीति आयोग के विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें एक देश एक चुनाव के विचार को फिर से प्रस्तुत किया गया। नीति आयोग ने बताया कि समवर्ती चुनावों में से चुनावी खर्चों में बचत, राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक दलों की निर्बाध कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। तो ये 2018 की रिपोर्ट में आया। फिर उसमें देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट ने यह भी बताया कि यह व्यवस्था गवर्नेंस को बेहतर बनाएगी, क्योंकि सरकारें अधिक समय तक काम कर सकेंगी और विकास योजनाओं को लागू करने में स्थिरता बनी रहेगी। पता लगा, जैसे मान लीजिए ऐसी सरकार बनी जो इस समय चल रही है, मान लीजिए इस समय गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ऐसी सरकार चली, अब पता लगा किसी ने गठबंधन अपना वापस ले लिया, सरकार गिर गई। तो ऐसे सरकार होती तो गिर गई, अब जब गिर गई तो फिर इलेक्शन फिर कराना पड़ेगा। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसी को कुछ ऐसा करने के लिए इन्होंने ये सब चीजें लाई हैं कि हाँ भाई काम जो होगा फिर 5 साल तक ही होगा। फिर आपको जैसे ही एक बार आपने बना ली सरकार, आपने उनको समर्थन दे दिया, तो फिर वो समर्थन 5 साल तक होगा। ऐसा कुछ इनका विचार है, उसमें कुछ इनबिल्ट है, चीजें और निकल के आएंगी तो और विस्तृत से आपको बताएंगे। फिलहाल में अभी तक इतना ही है कि इनका मतलब ये है कि एक साथ एक चुनाव कराए जाए, लेकिन उसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या चीजें देखने वाली हैं, ये तो जब आप रिपोर्टें देखेंगे तभी पता चल पाएगा। फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023, ये याद रखिएगा, डेट हो सकता है, पूछ सकता है आपसे कि रामनाथ कोविंद की जो सरकार, जो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे, वो भारत गवर्नमेंट ने उनके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, समिति बनाई थी, वो किस डेट की थी, 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता को पता लगाना था। समिति ने व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया मांगी और इस प्रस्तावित चुनावी सुधार से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। यह रिपोर्ट समिति के निष्कर्षों, संवैधानिक संशोधनों के लिए इसकी सिफारिशों और शासन संसाधनों और जन भावनाओं पर एक साथ चुनाव के प्रत्याशित प्रभाव का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। तो मतलब इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें ये सारी चीजें, सिफारिशों के बारे में और सब चीजों जो भी संसाधन थे उसके बारे में, कहीं ना कहीं मोटा मोटा यही था कि खर्चे वर्चे कम हो जाएंगे, चुनावी जो होंगी चुनावों में निर्बाध हो जाएगा, मतलब राजनीतिक दलों में निर्बाध, और राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी। तो कुल मिला के यही सब बातें थी घूम फिर के इस रिपोर्ट में भी। आगे देख लेते हैं। भारत में एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा कोई नई बात नहीं है, डेफिनेटली नई बात नहीं है। संविधान को अपनाने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए। ठीक, मतलब 1951 से 67 तक एक साथ चुनाव हुए थे। उसके बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951 से 52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा 1957, 62 क्रमशः 1967 में तीन बार के आम चुनावों में भी जारी रही। ठीक, ये भी सही है। हालांकि कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में समकालिक चुनाव का यह चक्र बाधित हो गया था। चौथी लोकसभा भी क्या हुई, 1970 में समय में पहले ही भंग हो गई थी, जिसके बाद 1971 में नए चुनाव हुए। ठीक, पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा के विपरीत जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, पांचवी लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के कारण अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। तब से केवल कुछ ही लोकसभाओं का कार्यकाल पूरे 5 साल तक चला है, जैसे कि 8वीं, 10वीं, 14वीं, 15वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं सहित अन्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। ठीक, राज्य विधानसभाओं को पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। समय से पहले विघटन और कार्यकाल विस्तार एक आवर्ती चुनौती बन गए हैं। इस घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को मजबूती से बाधित किया है। ठीक, जिससे देश भर में चुनावी कार्यक्रमों का में उतार चढ़ाव मौजूदा पैटर्न पर बन गया है। ठीक, तो ये
आप देख ही रहे हैं लोकसभा के चुनाव कब होते हैं, राज्यसभा के चुनाव कब होते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक, पिछले साल। अब आपके विधानसभा का चुनाव कब आ रहा है, यूपी का कब आ रहा है, 2027 में होगा, ठीक। तो ये ऐसे करके है ये चुनाव का जो प्रक्रम है। आगे देख लेते हैं। अब कानूनी और संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण देख लेंगे। भाई संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या प्रोविजन है कि उसमें इम्प्लीमेंट कर दें तो हमारा जो है वन नेशन वन इलेक्शन का जो काम होगा वो आसान हो जाएगा। और कानूनी दृष्टिकोण भी समझ लेंगे कि क्या है भाई। देखिए संवैधानिक दृष्टिकोण समझते हैं। संविधान में अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जो सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा के चुनावों के बाद तारीख से शुरू होता है। मतलब 5 साल का होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे, फिर उसके बाद से फिर वो जब शपथ होती है उसके बाद से 5 साल स्टार्ट हो जाते हैं, 5 साल लगते हैं। यदि एक देश एक चुनाव की योजना को लागू करना है तो हमें लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के कार्यकाल को समान समय विधि में समायोजित करना होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी ताकि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक समय पर ही हो सके, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 172 में क्या है। अनुच्छेद 172 राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है और इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होगा। यानी 83(2) ये लोकसभा की बात कर रहा है ना, और ये 172 ये विधानसभा की बात कर रहा है। फिर अनुच्छेद 85 और 174 भंग होने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा अच्छा ये वाला पॉइंट छोटा है। यदि राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं को एक साथ चुनाव में शामिल करना है तो राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को भी समान रूप से समायोजित करना होगा। यह अनुच्छेद 172 के तहत संवैधानिक संशोधन की मांग करता है। 172 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। फिर 85 और 174 में मैंने बताया अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करने का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानसभाओं को भंग करने का प्रावधान है। यदि किसी राज्य विधानसभा को समय से पहले भंग किया जाता है तो उसे समवर्ती चुनावों के अनुसार फिर से तय किया जाना होगा, ठीक। और इस प्रकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती चुनाव के लिए स्थिरता की आवश्यकता होगी, जो संवैधानिक बदलाव की ओर इशारा करता है। मतलब संविधान को आपको अमेंड करना ही पड़ेगा अनुच्छेदों को, तभी आप जो है ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ये आप कर पाएंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव का समय। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन समवर्ती चुनाव के लिए यह दोनों एक साथ होना चाहिए। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 83(2) 172 के तहत असामान्य स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। समवर्ती चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है ताकि दोनों के कार्यकाल का समायोजन हो सके और उसी समय कंडीशनिंग हो सके, मतलब एक साथ हो सके। संविधान के संशोधन भारतीय संविधान में संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है जो संसद में प्रस्तावित हो। इसके बाद राज्य विधानसभाओं से सहमति प्राप्त करनी होती है। अब बताइए संविधान संशोधन हलवा तो है नहीं कि आपने ऐसे बोला और कर दिया, वो तो बहुत टिपिकल प्रोसेस है संविधान संशोधन, ठीक। समवर्ती चुनावों के लिए संविधान में बदलावों को अपनाने के लिए 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों के साथ राजनीतिक सहमति भी बनानी होगी। तो ऐसा होता है संविधान संशोधन। अब देख लेते हैं कानूनी दृष्टिकोण। भाई कानून की लीगल पर्सपेक्टिव क्या है। चुनावी प्रक्रिया की कानूनी प्रावधान। भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के 324 आर्टिकल में ये दिया हुआ है। यह आयोग चुनावों की प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। भाई ये आयोग जो है यही इलेक्शन करवाता है, तो ये इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है कैसे काम होना है। समवर्ती चुनावों के लिए आयोग को विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ आयोजित करने के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक और कानूनी प्रबंध करने होंगे। यह चुनाव आयोग कार्यक्षेत्र की कानूनी बदलावों की आवश्यकता को जन्म देता है, ठीक। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी चुनौतियां क्या होंगी। भाई जाहिर सी बात है जब चुनाव कराओगे तो कानूनन लीगल कुछ चुनौतियां पैदा होंगी। समवर्ती चुनावों के लिए एक ही मतदान प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, बिल्कुल, जिसमें समान मतदान दिवस, समान उम्मीदवारों की सूची और चुनाव सामग्री शामिल होगी। मतलब सारी चीजें समान होनी चाहिए। इधर आपका मशीन जैसे लगेगी तो एक मशीन लोकसभा वालों के लिए सांसद चुन रहे हो, एक मशीन विधानसभा वालों के लिए विधायक चुन रहे हो। सांसद विधायक ऐसे मशीन लगानी होगी।
अलग अलग सिस्टम बैठाना पड़ेगा, अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। मान लीजिए एक पर्सन घुसा, वोट तो डाला ही होगा, जिन्होंने नहीं डाला है, जो 18 साल के नीचे हैं उन्होंने नहीं डाला होगा, ऊपर हो गए होंगे तो डाल दिया होगा, तो उनको पता होगा, तो एक बार इधर बटन दबाना है, एक बार इधर बटन दबाना है। ठीक। अच्छा आप लोग बताइए, चुनाव ईवीएम से होने चाहिए या बैलेट से होने चाहिए? ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट से होना चाहिए। कौन सा सबसे बेस्ट होगा चुनाव, कि ईवीएम से कराया जाए या बैलेट से कराया जाए? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके लिए चुनावी प्रक्रिया के नियमों का नया रूप देना होगा, जिसमें वोटिंग मशीनों, देखिए ईवीएम, मतदाता सूची, चुनाव संबंधित अन्य कानूनी ढांचों को समायोजित करना होगा। सारी चीजें समायोजित करनी पड़ेंगी। फिर राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों का अधिकार क्या क्या है? इस प्रस्ताव के तहत राज्य सरकारों को अपनी विधानसभाओं के चुनावों में समानता और समन्वय बनाए रखना होगा। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए यह असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं और राष्ट्रव्यापी मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिल सकती है। मान लीजिए क्षेत्रीय मुद्दे क्या है? राष्ट्रव्यापी मुद्दे की भाई नेशनल लेवल के मुद्दे उठ सकते हैं, और क्षेत्रीय मुद्दे, अब पता लगा कोई पर्सन मान लीजिए क्षेत्रीय मुद्दों के लिए ही लड़ रहा है, लेकिन वो राष्ट्रीय मुद्दे से नीचे हो जाएगा ना। लेकिन कहीं कहीं आदमी को आवश्यकता होती है कि भाई हमारा ये काम भी हो जाए, जैसे हमें ईजमेंट्री राइट चाहिए, हमारे घर के सामने रोड ही नहीं है, तो हम कैसे घर से निकलेंगे और फिर आगे बढ़ के जाएंगे, है ना। तो ये कुछ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे और भी, आप जैसे आपके आस पड़ोस में जो भी आप सड़क बनवानी, नाली बनवानी है ना, आपको अपने घर पे हेलीपैड बनवाना है, एरोप्लेन उतारना है, ठीक, तो ये आपके जो है क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं ना, हेलीपैड बनवाना होगा, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, तो ये क्षेत्रीय मुद्दे आपके दब जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे, राष्ट्रव्यापी मुद्दे जो हैं वो उठ करके आएंगे और क्षेत्रीय मुद्दों के पे काम नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ राजनीतिक दलों के अधिकार जो हैं चले जाएंगे। इस दृष्टिकोण से राज्य और उनके संवैधानिक अधिकारों को लेकर कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। भाई कानूनी जटिलताएं तो बहुत हैं, क्या करोगे। कानूनी दृष्टिकोण से संभावित समस्याएं क्या है? प्रत्येक राज्य के चुनावी कानूनों में कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, जिन्हें एक साथ चुनावों में संवैधानिक दृष्टिकोण से समायोजित करना होगा। अब भाई संवैधानिक दृष्टिकोण तो यही कहता है भाई, या तो तुम अमेंडमेंट करा लो, है ना, अमेंडमेंट करा लो, या तो जो हमारे में बात लिखी है उसी को मानो भाई, क्योंकि संविधान से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के लिए, तो कहीं ना कहीं संविधान सबसे ज्यादा प्रिवेल करता है। कोई ऐसी बॉडी नहीं है, इनफैक्ट जो संसद है वो काम किसके लिए कर रहा है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वर्क कर रहा है, संविधान के लिए वर्क कर रहा है, और जो हमारी जुडिशरी है वो भी संविधान के लिए वर्क कर रही है, ठीक, हमारी एग्जीक्यूटिव जो है वो भी संविधान के लिए, व्यवस्थापिका वो भी संविधान से ही काम कर रही है। मतलब ये एक किताब है संविधान की, उसके नीचे तीनों पैरेलल बॉडियां हैं जो किसके लिए डिवोटेड हैं, जो किसके लिए डिवोटेड हैं। जैसे मान लीजिए ये एक किताब रखी है, ठीक, फिर ये तीन बॉडीज हैं, है ना, ये किसके लिए काम कर रही हैं? ये किसके लिए काम कर रही हैं? ये काम कर रही हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तीनों बॉडीज काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसको चेंज करने के लिए, इसको बदलने के लिए आपको कुछ चीजों के लिए आपको जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप 2 सदन होते हैं, उसमें आप पास कराइए, फिर जो अन्य राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें जाकर के इस चीज को करवाइए, तब जाके संविधान कहेगा ठीक है, इतने लोग कह रहे हैं तो चलो ठीक। जैसे एक मुखिया नहीं घर का होता है, जैसे मेन सब बातें मुखिया की ही होती हैं, उसने कह दिया कल से तुम रील नहीं बनाओगी, कल से तुम रील नहीं बनाओगे, है ना, तो उसकी बात सर आंखों पर। लेकिन अब जैसे मान लीजिए अब उसको अपनी बात मनवानी है, ठीक, तो उसके घर में, मुखिया के घर में 5 लोग 10 लोग ऐसे हैं जो मतलब मुखिया से नीचे वाले, जो उनसे उसने कहा कि हम देखो इसमें ऐसा ऐसा कर देंगे, हम वैसा वैसा कर देंगे, ये पैसा पैदा करेंगे, ये करेंगे। तो उसने क्या सिफारिशें लगाना शुरू की। जब 5 लोगों का बहुमत हो गया कि हाँ चलो ठीक है इसको कर लेने देते, मुखिया ने कहा अच्छा ठीक है तुम लोग कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यवहारिक मुद्दा, व्यवहारिक तरीके से हमने आपको बताया कि मेन मुखिया कॉन्स्टिट्यूशन ही है सबके, है ना, जो फादर और या फिर ग्रैंडफादर जो भी कह लो, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रिवेल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से समायोजित करना होगा। राज्यों के अलग अलग कानून हो सकते हैं जिनमें चुनावी नियमों के अंतर है और इन्हें एक साथ लाकर संविधान में एक रूपता स्थापित करनी होगी। फिर समवर्ती चुनाव के लिए न्यायिक दृष्टिकोण। समवर्ती का मतलब समझ पा रहे हैं? मैं इतनी देर से समवर्ती बोल रहा हूँ, समवर्ती का मतलब यह है कि दोनों इलेक्शन एक साथ होने, ठीक,
भारतीय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों से भी समवर्ती चुनावों के कानूनी पहलुओं पर न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। अदालतें यह निर्णय ले सकती हैं कि क्या संविधान संशोधन आवश्यक है या नहीं। देखिए, जुडिशियल रिव्यू होता है। मान लीजिए कोई भी आपने पास किया, उसके बाद देखते हैं ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। मतलब जो आपने जो चीज पास करी है, क्या ये न्याय सम्मत है या न्याय विरुद्ध है। तो ये चीज चेक करने का किसका राइट है? ये चीज चेक करने का थर्ड बॉडी, सेकंड बॉडी जो है, या फर्स्ट बॉडी, जो भी आप नाम दे दो, वो तीनों पैरेलल होती है, तीनों अलग हैं, उनके वर्क अलग हैं और सबके सेपरेट पावर्स हैं। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू करने का जो राइट है वो उसके पास है। किसके पास? हमारी जो है कोर्ट्स के पास है। तो वो चेक करेंगे कि भाई ये जो आप बात कह रहे हो, ये बात में दम है या नहीं है, इसके लीगल एस्पेक्ट सही है, और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो ये भी चीजें वो कोर्ट चेक करेगा, है ना। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के अधिकार और मुख्यमंत्री के चुनावी अधिकारों के असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिसमें कानूनी विवाद हो सकता है। भाई राज्यपाल, अगर मान लीजिए केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो इनमें अंतर तो आएगा ही। जैसे कि वहाँ एलजी है दिल्ली में, और एलजी है और इधर सीएम है ना। तो एलजी और सीएम में देखा आपने, हमेशा युद्ध चलता ही रहता है ना। वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। तो ये हमेशा डिस्प्यूट आता है। राज्यपाल अपना बैठालता है, सेंटर हमेशा से, है ना। तो ये कुछ बातें आपको सामने आएंगी और संतुलन उत्पन्न होगा। एक देश एक चुनाव का प्रस्तावना संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण से एक चुनौतीपूर्ण कदम है। इसे लागू करने के लिए संविधान में संशोधन, राजनीतिक दलों की सहमति और कानूनी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी। हालांकि इसके फायदे जैसे चुनावी खर्चों में कमी, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक निस्थिरता है, लेकिन इसके संवैधानिक विवाद और राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर संभावित असर को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक, स्वायत्तता पे भी असर पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है। अब वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, भाई स्टेट कुछ बोल रहा है ना, और उसके बाद क्या बोलते हैं, सेंटर कुछ बोल रहा है, तो इसमें तो डिफरेंस आ ही सकता है। तो ये बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं लाभ क्या क्या है, इसके प्रॉफिट क्या क्या है। तो आप बिल्कुल एकदम इससे तो डिनाई कर ही नहीं सकते भाई। जहां 4 बार इलेक्शन कराने में 4 बार, हम जैसे मान लीजिए एक फोर्स उठाया लखनऊ में लगाया, ठीक, लोकसभा का चुनाव कराने के लिए। अब फोर्स वहां जाएगा तो हम कहने कुछ नहीं, छोटी से छोटी चीज, खाना खाएगा, खाने का पैसा कौन देगा, है ना। खाना खा करके रहेगा, वहां पे टेंट लगाएगा, वो सबका पैसा कौन देगा। ठीक, उसके बाद उनको ले जाने का ट्रेवलिंग अलाउंस कौन देगा। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको उसका बेयर करना पड़ेगा। तो एक बार की बात, और उसके बाद फिर दोबारा फिर चुनाव करा रहे हो, फिर लेके जाओ, दोबारा फिर चुनाव, करोड़ों में इसका पहुंच जाता है। ठीक, करोड़ों में क्या है इसका पहुंच जाता है रेट खर्चा। तो इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। भारी खर्च की वजह से चुनाव प्रक्रिया महंगी हो जाती है। अगर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो चुनावों के लिए लॉजिस्टिक और सुरक्षा खर्च को साझा किया जा सकता है। लॉजिस्टिक समझते हैं आप? किसी सामान को ले जाना, है ना, इधर से उधर करना, तो ये लॉजिस्टिक में आता है। और चुनाव खर्च, सुरक्षा खर्च मैंने आपको बता ही दिया। सुरक्षा खर्च यानी जो भी आप टीम लगा रहे हैं उससे संबंधित एक ही बार लगानी पड़ेगी। प्रत्येक चुनाव के लिए वोटिंग मशीनों, मतदाता सूची, कर्मचारी सुरक्षा बल और प्रचार आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। जब ये सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो खर्च में भारी कमी आ सकती है। अब मान लीजिए चुनाव की बात है तो जो वर्कर्स लगाए जाते हैं, कर्मचारी लगाए जाते हैं, वो भी जगह जगह से लाने पड़ते हैं। पता लगा शिक्षक लगा रहे हो, है ना, जो भी सरकारी विभाग के हैं उनको सबको एक जगह पकड़ पहुंचा दिया, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसमें तो कमी जाहिर सी बात आएगी। अनुमान है कि 30 से 40% खर्च में कमी हो सकती है, जिसमें सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और करदाताओं का धन बचाया जा सकेगा। ठीक, तो ये तो बात बिल्कुल वाजिब है और हम इस पे सराहना करते हैं। प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, हर चुनाव के लिए अलग अलग समय पर प्रशासन को चुनावी प्रक्रिया को संचालित करना होगा पड़ता है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, मतदान प्रक्रिया, मतदान केंद्रों का संचालन और मतगणना जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल होती हैं। यदि सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो चुनाव आयोग और अन्य सरकारी एजेंसियों को एक बार की योजना बनानी होती है, जिसमें प्रशासनिक जटिलताएं कम होती हैं। डेफिनेटली चुनाव आयोग की मतदाता सूची, मतदान केंद्रों के प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और ईवीएम की व्यवस्था आदि को एक साथ नियंत्रित करना होगा, जिसमें एकीकृत प्रक्रिया से लाभ होगा।
तो ये भी बात आपके लिए एकदम परफेक्ट है। कुल मिला के लाभ है 30-40% तक फायदा हो ही जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिरता आ जाएगी, हमने आपको भी बताया था बार बार चुनाव देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। चुनावी माहौल से लगातार उथल पुथल होती रहती है, जिससे सरकार के पास लंबे समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिलता। समवर्ती चुनाव की प्रणाली से सरकारों को पूर्ण 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, जिससे राजनीतिक स्थिरता और सरकार के कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। इससे सरकारें लंबी अवधि के विकास कार्यक्रमों और नीतिगत फैसलों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं बिना चुनावी दबाव के। ठीक, चुनावी आपाधापी में कमी, रिडक्शन ऑफ इलेक्शन फटीग, मतलब टेंशन दूर हो जाएगी। बार बार चुनाव के कारण वोटर और राजनीतिक दल दोनों पर दबाव बढ़ जाता है। चुनावी प्रक्रिया में श्रम साध्य और थकाऊ माना जाता है और वोटरों का ध्यान बार बार बदलते चुनावी मुद्दों पर रहता है। जब चुनाव एक साथ होंगे तो वोटरों का ध्यान केवल मुख्य चुनावी मुद्दों पर केंद्रित रहेगा और चुनावी प्रक्रियाओं की सामूहिक थकान को कम किया जा सकेगा। चुनावों की आवृत्ति कम होने से राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए अधिक समय मिलेगा और वोटर्स को चुनावी फैसले लेने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। ये भी भाई बात सही है, प्रॉफिट ही है। अगला प्रॉफिट क्या है? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी। एक देश एक चुनाव का विचार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकता है। जब देश के सभी हिस्सों में एक ही समय पर चुनाव हो रहे हो तो यह एक सामूहिक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने की भावना उत्पन्न कर सकता है। यह राष्ट्रीय मुद्दों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अधिक महत्व दे सकता है, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों के मुकाबले राष्ट्रीय हित प्राथमिक हो सकते हैं। इससे एक समझदारी विकसित हो सकती है जहां नागरिक और राजनीतिक दल समान रूप से एक साथ काम करें। चुनावी बेमेल, एलिमिनेशन ऑफ द इलेक्टोरल मिसमैचेस क्या है? वर्तमान में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के अलग अलग समय होते हैं, जिससे इन चुनावों के परिणामों में बेमेल और राजनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है। जब राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो यह राजनीतिक असंतुलन और अल्पकालिक बदलाव को कम कर सकता है और सामूहिक निर्णय में अधिक स्थिरता लाएगा। तो ये कुछ बातें हैं और देख लेते हैं सातवां क्या है। ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट बता रहा है। प्रशासनिक संसाधनों का सही उपयोग, चुनावों के आयोजन में जो संसाधन और कर्मचारी लगाए जाते हैं वे अक्सर चुनावों के बीच व्यर्थ हो जाते हैं। समवर्ती चुनावों के तहत ये संसाधन एक बार ही खर्च किए जाएंगे और प्रशासनिक कुशलता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सुरक्षा बलों को चुनावों के लिए एक साथ तैनात किया जा सकता है, जिससे उनकी सामूहिक तैनाती और कुशल उपयोग संभव होगा। ठीक, समय की बचत, समय बचेगा इस समवर्ती चुनाव में, चुनावों का समय कम होगा और पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया एक ही समय पर पूरी हो सकेगी। इसके परिणाम स्वरूप चुनावों के परिणामों के बाद नई सरकार जल्दी बन सकेगी और कार्य शुरू कर सकती है। ठीक, राज्यों के चुनावों बार बार होने से विकास योजनाओं में देरी होती है, जो समवर्ती चुनावों से कम हो सकती है। विकास योजनाओं में निरंतरता, ठीक, जब चुनावों के दौरान स्थिर शासन होता है तो सरकारें अपने विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकती हैं। यह नीति और योजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित करता है और निर्वाचित सरकारों को अपनी कार्यकाल को पूरा करने के लिए अवसर मिलता है। ठीक, आगे भी है। अच्छा, अब देख लेते हैं चुनौतियां क्या है भाई। देख लेते हैं संवैधानिक चुनौतियां। संविधान संशोधन की आवश्यकता, हमने आपको बताया संशोधन करना होगा। 83-2 लोकसभा कार्यकाल 5 साल का होता है, इसमें राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के साथ समायोजित करना होगा। फिर 172 यह राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, जिसे समवर्ती चुनावों के लिए सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ कराना होगा। ठीक, 85 और 174 मैंने आपको बता दिया लोकसभा राज्यसभा भंग होने की प्रक्रिया को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को राज्य सरकारों की भी सहमति आवश्यक होती है। राजनीतिक दलों का विरोध, क्षेत्रीय दलों का विरोध होगा। अधिकांश क्षेत्रीय दल इस प्रस्ताव को विरोध करते हैं क्योंकि स्थानीय मुद्दे क्षेत्रीय राजनीति का महत्व समवर्ती चुनावों में कम हो सकता है। वे यह मानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता मिलने से उनको राजनीतिक प्रभाव में कमी आ सकती है। ठीक, राजनीतिक स्वायत्तता, समवर्ती चुनाव से राज्यों के पास अपनी चुनावी स्वतंत्रता का विकल्प खत्म हो सकता है और केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ सकता है। भाई, जहां मान लीजिए हम एक जगह आदमी खड़ा है और दूसरा कोई बड़ा आदमी खड़ा है, तो कौन किसके पास ज्यादा तक जाएगा? बड़े आदमी के पास जाओगे, है ना। राज्य सरकारों का विरोध, कई राज्य सरकारें इस प्रस्ताव का विरोध करती हैं क्योंकि इसे लागू करने
से इनके लिए निर्वाचन कार्यक्रम का नियंत्रण कम हो जाएगा और क्षेत्रीय मुद्दों पर दब सकते हैं। कुछ राज्य सरकारें यह मानती हैं कि समवर्ती चुनाव उनके स्थानीय विकास एजेंडे को खतरे में डाल सकती है। केंद्र सरकार का असर, समवर्ती चुनाव केंद्र सरकार एक फायदा हो सकता है क्योंकि नेशनल पार्टी को हमेशा बढ़त मिल सकती है, इसका राजनीतिक असंतुलन पैदा हो सकता है इससे, और जिसमें केंद्र पर प्रभाव बढ़ सकता है। ठीक, निर्वाचन आयोग की चुनौतियां क्या है भाई? आयोग जो है वो लॉजिस्टिक समस्याएं होंगी। समवर्ती चुनाव में सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को विशाल लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। इसमें ईवीएम, मतदाता सूची, मतदान केंद्रों का प्रबंधन, मतगणना प्रक्रिया और सुरक्षा के इंतजाम करना शामिल होगा। प्रत्येक चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को विशेष सुरक्षा बलों का समन्वय करना पड़ेगा। ऐसे में प्रशासनिक भार अत्यधिक बढ़ सकता है। तो कुल मिला के यही बात है कि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होगी। आप कोई भी चीज लेके जाओगे तो रास्ते में पता लगा कोई गाड़ी पलट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं, सुरक्षा बल देखने पड़ते हैं भाई। हर चीज अनिश्चितता पे आधारित है कि कुछ भी हो सकता है, निश्चित तो कुछ है ही नहीं। समय चुनावों के लिए वैधता का समस्या, सामान्य चुनावों के लिए वैधता की समस्या। अगर किसी राज्य में समय से पहले चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तो इसे समवर्ती चुनाव के साथ जोड़ना एक चुनौती बन सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन और उचित कानूनी प्रावधान की आवश्यकता होगी। क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा, राष्ट्रीय मुद्दों का दबदबा। समवर्ती चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे पिछड़ सकते हैं। इससे स्थानीय नेताओं और क्षेत्रीय दलों की भूमिका कमजोर हो सकती है। विभिन्न राज्यों के विशिष्ट मुद्दे जैसे कृषि संकट, भ्रष्टाचार और स्थानीय विकास की योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से दबाया जा सकता है। ठीक, स्थानीय मुद्दों का महत्व। राज्य सरकारों और उनके मुख्यमंत्रियों के लिए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि समवर्ती चुनाव में राष्ट्रीय दलों का समान ध्यान रहेगा। इससे स्थानीय प्रशासन और राज्य की राजनीति प्रभावित हो सकती है ना। आगे बढ़े, फिर देख लेते हैं चुनावी संभावनाओं का असर। प्रचार प्रसार पर का दबाव। समवर्ती चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार और प्रचार प्रसार की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रचार करने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज कर सकता है या स्थानीय मुद्दों पर चुनावी चर्चा को नकार सकता है और राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक प्राथमिकता दे सकता है। यही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कही कि जो राजनीतिक मुद्दे होंगे, जो राष्ट्रीय लेवल मुद्दे होंगे वो बढ़ जाएंगे और जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे वो कम हो जाएंगे, उनको नकार दिया जाएगा। चुनावी और तिथि का समायोजन, एडजस्टिंग इलेक्शन टाइमिंग। यदि राज्यों में चुनावों की तिथियां अलग अलग हैं तो इन्हें समवर्ती चुनावों के लिए समायोजित करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। इसके लिए राज्यों में चुनाव कार्यक्रम को समायोजन करना होगा और जो राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच विवाद का कारण बन सकती है, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतरराष्ट्रीय उदाहरण और अनुभव देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय उदाहरण क्या क्या है? कुछ देशों ने पहले समवर्ती चुनाव साइमल्टेनियस इलेक्शंस का अनुभव लिया है और इन अनुभवों से भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं। जैसे ब्राजील करवाता है, इंडोनेशिया करवाता है ना। देखिए ब्राजील में राष्ट्रपति और संसद दोनों लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होते हैं। यहाँ यह प्रणाली एक तरह से सफल रही है, क्योंकि इससे संसाधनों की बचत हुई और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आई। इंडोनेशिया 2019 में, अभी जल्द में ही इंडोनेशिया ने अपने लोकसभा और राष्ट्रपति चुनाव एक साथ कराए। हालांकि चुनावी प्रक्रिया को लेकर कुछ आलोचनाएं भी उठी थी, लेकिन कुल मिलाकर इसमें चुनावी खर्चों में कमी और समय की बचत हुई। ठीक, पार्टी पॉलिटिक्स। इन देशों में एक साथ चुनावों के आयोजन के बाद कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे राजनीतिक विविधता और पर असर पड़ सकता है, खासकर उन देशों में जहां क्षेत्रीय दलों की शक्ति अधिक होती है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब राज्य सरकारों के अधिकार और स्वायत्तता में क्या है? देखिए भारत में संघीय ढांचा संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। संघीय ढांचा है ना, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों का वितरण स्पष्ट रूप से किया गया है। राज्य सरकारों के अधिकार और स्वायत्तता भारतीय लोकतंत्र और शासन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है और राज्य सरकारों को अपने कार्यों और स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है, जब तक वे संविधान द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करती हैं। राज्य सरकारों की स्वायत्तता संविधान के संघीय ढांचा में निहित है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। ठीक, एक देश एक चुनाव जैसे प्रस्तावों से राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रणाली के तहत
केंद्रीय और राज्य चुनावों की समवर्ती रूप से आयोजित करने की बात की जाती है। यह राज्य सरकारों की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है, जिससे संघीय ढांचे की प्रकृति पर भी सवाल उठ सकते हैं। ठीक, इस लेख में हम राज्य सरकारों के अधिकार और स्वायत्तता को संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करेंगे। एक ही साथ ही यह भी देखेंगे कि एक देश एक चुनाव जैसे प्रस्तावों को राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो मतलब हम कुल मिलाकर के देखेंगे कि जो ये जो कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक जो ढांचा है हमारा, इसको कहाँ तक संतुलित कर पाएगा, ये भी देखेंगे। फिलहाल में अभी तो ये बात हो रही थी, लेकिन अभी ये रिजेक्ट हो गया है और फिर देखना, फिर मुद्दा उठेगा, फिर ये जो बढ़ेगा कहीं ना कहीं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, है ना। वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है या वन नेशन वन एजुकेशन जरूरी है? बताइए, इस पे भी आप थोड़ा सा कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कि वन नेशन वन एजुकेशन जरूरी है। अब हालांकि देखिए, कई लोग ये भी तर्क देंगे कि भाई देखिए, वहां की भाषा कुछ और है, वहां की भाषा कुछ और है, लेकिन भाई जब सेब जमीन पे गिरेगा तो अगर आंध्र प्रदेश में गिर रहा है तो जम्मू कश्मीर में भी गिरेगा, वो केरला में भी वहीं गिरेगा, जमीन पे ही गिरेगा ना। तो बात हम लोग जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, जो अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बस एक भाषा का ही तो अंतर है। तो हम जैसे मान लीजिए उत्तर भारत में रहते हैं तो हमको हिंदी पढ़ा दो, हम दक्षिण में रह रहे हैं तो हमें जो तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए, है ना, जो भी भाषा जो हम बोल पा रहे हैं वो हमें पढ़ा दो, जो भी संविधान में निहित है वो पढ़ा दो, हम उससे पढ़ लेंगे भाई। बाकी एक मेन कॉमन लैंग्वेज तो पूरे विश्व में चली रही है, जो उसको इंग्लिश बोलते हैं, वो सभी पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ना अनिवार्य है। और आप पढ़ ही रहे हो, कोई भी है, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, यहाँ का बंदा सिलिकॉन वैली जाता है तो इंग्लिश बोलता है। सिलिकॉन वैली का नाम सुना है आपने? आगे हम इस पे वीडियो बनाएंगे सिलिकॉन वैली पे, आपको आप बने रहिएगा, सिलिकॉन वैली क्या है बताऊंगा आपको। और अगर आप हैदराबाद जाते तो हैदराबाद की लैंग्वेज, वहां पे भी आप इंग्लिश बोलते हैं, हैदराबाद की थोड़ी बोलते हैं। अगर आप दक्षिण में, साउथ में जाते हैं तो आप वहीं की बोलेंगे। अगर आप कश्मीर में चले जाएंगे तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन कश्मीर की भाषा अलग है, वहां पे भी आप इंग्लिश की बोलेंगे तभी आप लोगों को समझा पाएंगे। तो कुल मिला के वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपको समझ में आया होगा, इतना मैंने विस्तृत रूप से इसको लिखा, ये पूरा ऐसे बनाया एक तरीके से। तो आप अगर ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं या डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना आंसर तैयार करना चाहते हैं तो ये उसके लिए मोस्ट वेलकम। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इसमें संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कानूनी दृष्टिकोण से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीजें बताई और आपको समझाया कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो आपके लिए लाभप्रद भी है और चुनौती भरा भी है। तो दोनों बातें इसमें निकल के आती हैं, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आपको आई होप समझ में आया होगा और हम आशा करते हैं कि इस पे आप जो है इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।